अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज सेकंड ईयर। सबसे पहला मैंने आप लोगों से सवाल ये किया कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, तो अगर जो भी किसी ने जवाब दिया था दोबारा ज़रा जवाब दे दें। वो रिकनेक्ट हो गया है तो चैट डिलीट हो गई। नए आने वालों के लिए दिखाऊँ मैं आपको थोड़ा। ये सब हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 टू नेशन थ्योरी हमने पढ़ा, डिफरेंसेस टू नेशन थ्योरी के पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने पढ़ा था, और लखनऊ पैक्ट भी हमने पढ़ा था। खिलाफत मूवमेंट भी मैंने आपको बता दिया था। नेहरू रिपोर्ट मैंने आपको बताया था या नहीं, प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा तो हम नेहरू रिपोर्ट से ही शुरू कर सकते हैं। जरा जल्दी कंफर्म कीजिएगा। अब्बास, अली, अरीशा, अरहम, वरीशा, बिस्मा, सुफियान आप भी थे, आयशा आप भी मौजूद थे। जल्दी कंफर्म कीजिएगा। चैट में आप लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चैट ऑप्शन आपके पास मौजूद है, या माइक खोल लें अपना। जवाहरलाल नेहरू इनका पूरा नाम था, ठीक है ना। यहीं से शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े सियासतदान गुजरे हैं इंडिया के। और जब कश्मीर कॉज में सबसे पहली जंग हुई थी, उसमें अंदर भी जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की तरफ से अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उसकी वजह से कुछ लोग उनके हामी थे, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ भी हो गए थे इंडिया के अंदर भी। और यही वजह है कि नेहरू को भी इंडिया के ही एक बंदे ने मार दिया। नेहरू रिपोर्ट 1928, ये आज का हमारा टॉपिक। इंट्रोडक्शन दे दो इसका पहले कि द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू कॉन्स्टिट्यूट प्रपोजल्स फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका नेहरू रिपोर्ट का मकसद बेसिकली क्या था कि इंडिया का जो कानून होगा वो कानून बना दें, ठीक है ना। ये अपने हिसाब से कानून बनाना चाह रहे थे जो कि पूरे इंडिया में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। द कांग्रेस कॉल्ड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस डेट अपॉइंटेड a 10-member committee in May 1928 under the chairmanship of Motilal Jawaharlal Nehru, ठीक है ना। मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों भाई थे, मोतीलाल और जवाहरलाल। मेन पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि भाई क्या कानून होगा, कौन सा आइन होगा आपके मुल्क का। आपने एक नए मुल्क की डिमांड की बरतानिया से, बरतानिया ने कहा ठीक है जी आपको एक नया मुल्क दे देते हैं। Yes, notes are available, Varisha, at coaching center. तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, ठीक है जी मैं आपको कानून बना के देता हूँ हमारे मुल्क का। अब जवाहरलाल नेहरू कौन थे? एक हिंदू थे, सही है ना। और मेन पॉइंट्स पर उन्होंने क्या बनाए, रिकमेंडेशंस दैट थ्रेटन मुस्लिम इंटरेस्ट आर नो सेपरेट इलेक्टोरेट। सबसे पहले उन्होंने यानी कि कुछ चीज़ें उन्होंने लिख के दी कि हमारे मुल्क में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जो बात उन्होंने लिखी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात उन्होंने लिखी कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, कोई सेपरेट इलेक्शन नहीं होगा, मिलकर लड़ेंगे, जो जीता वही सिकंदर। जबकि उस वक्त पाकिस्तान इंडिया के हालात ये थे कि 300 मिलियन हिंदू थे, 100 मिलियन मुसलमान, ठीक है जी। अब 100 मिलियन मुसलमान और 300 इंडिया वाले, जाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा थे। और उनके बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता, खड्डा हो जाता। आ रही है ना बात समझ में, लड़ाई हो जाती और वो हमेशा हम जो है वो महकूम रहता है क्योंकि वो ज़्यादा थे। तो हमेशा उनकी चलनी थी, हमारी तो कभी मौका ही नहीं मिलता हमें, क्योंकि 300 मिलियन का गैप हम कैसे पूरा कर सकते थे।
अच्छा जी। दूसरा क्या था, 1/3 सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन सेंट्रल असेंबली। उन्होंने कहा कि भाई 1/3, क्योंकि वो ये इंडिया के अंदर मुसलमान जो 1/3 है, तो उनकी सीट्स भी कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। ये उनका मतलब वो था, मौक़िफ़ था। अच्छा, नो रिजर्वेशन सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल, इन हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस मुस्लिम्स मे बी गिवन सीट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। मतलब उन्होंने जो है ना सारी दाल अपनी, ये बड़ा मुहावरा है मशहूर, सारी दाल अपनी रोटी पर घसीटना। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही ज़्यादा गलत बातें की। अब आप देखिए ना, यानी कि जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत ज़्यादा है, उन्होंने कहा चलो जी 1/3 सीट हम आपको वहाँ पर दे देंगे जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत ज़्यादा है। भाई वहाँ तो सारी सीटें मुसलमानों की होनी चाहिए, 1/3 आप कैसे दे रहे हैं, किस हिसाब से आप 1/3 दे रहे हैं, नहीं। लेकिन फिर भी 1/3 सीट्स वहाँ पर देने का उन्होंने कहा। अच्छा, जहाँ पर है ही नहीं मुसलमान और हिंदू ज़्यादा हैं, वहाँ पर हम आपको कोई सीट नहीं देंगे। मतलब ये क्या बात कर दी। ऐसा तो मतलब कौन मानेगा, ऐसे मतलब अकल में ना आने वाली बात उन्होंने कर दी बात। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जहाँ अच्छा, सिंध टू बी मेड अ प्रोविंस इफ इट कैन बेयर इट्स एक्सपेंसेस। सिंध को हम एक सूबा बना देंगे, लेकिन कब, जब वो अपने खर्चे खुद बर्दाश्त कर सकता है। तो बलूचिस्तान एंड डब्ल्यूएफपी वर एक्सेप्टेड टू बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन सर्टेन कंडीशन। और बलूचिस्तान और जो NWFP था, यानी कि आपका जो KPK है, इसको कुछ खास शराइत की बुनियाद पर एक अलग सूबा बनाने को तैयार थे, लेकिन कुछ खास शर्तें हमें उनकी भी मानना जरूरी है। मतलब ये जो पॉइंट्स है, इससे साफ ये जाहिर था कि जवाहरलाल नेहरू ने जो पॉइंट्स बनाए थे, जो उनका मकसद था, वो ये था कि भैया ऐसे कोई सिचुएशन बना दो, ऐसे कोई हालात बना दो कि मुसलमान हमेशा हमारे गुलाम बनकर रहें। और ये धरती हमेशा से हिंदुओं की रही है, तो हिंदुस्तान इसका 5,000 साल से नाम है, और ये हमारे ही हाथ में रहनी चाहिए, और हम ये ज़रा सा भी हिस्सा मुसलमानों को लेने नहीं देंगे। ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ कि जाहिर है कि ये हिंदुओं को तो बड़ा पसंद आया। उन्होंने बोला कि यार अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है, यानी कि हमारे तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे हिंदुओं के, और हमें गुलाम मिल जाएंगे फ्री के, 100 मिलियन गुलाम मुफ्त के वो। लेकिन जब मुसलमान जो थे, उन्होंने पढ़े लिखे मुसलमान थे, ज़ाहिर है उस वक्त कायद आज़म मौजूद, लियाकत अली ख़ान मौजूद, ठीक है जी, यानी कि बड़े बड़े लोग वहाँ पर उस वक्त के बड़े बड़े सियासतदान सब मौजूद थे। उन्होंने जब ये पढ़े तो उन्होंने एग्जैक्टली उसको इमीजिएटली रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना। अब इसके बदले में जिन्ना ने, कायद आज़म मोहम्मद जवाहरलाल नेहरू की इस बात का जवाब मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। तो अब उन्होंने क्या जवाब दिया वो आपको बताते हैं। ठीक है ना। जिन्ना's आंसर, कायद आज़म tried to get amendments in the report in all parties conference in Calcutta, but did not succeed। यानी कायद आज़म ने बाकायदा कोशिश की कि ये जो कानून बन गया है, इसको किसी भी तरीके से ख़त्म कराया जा सके और उसके अंदर बेहतरी पैदा की जा सके। ठीक है जी। लेकिन वो कामयाब नहीं हुए कि यार इसी में कोई सिलसिला बन जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कायद आज़म पहले खुद कांग्रेस का हिस्सा थे, और खुद कायद आज़म खिलाफ थे कि नहीं, पाकिस्तान अलग से नहीं बनना चाहिए और ये एक ही रहना चाहिए और हम मिलकर रहें और ये वो। उन्होंने पहले सोचा कि बड़ी ताकत बन के उभरेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा
कि नहीं, हिंदू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, हिंदू तो चाहते ही कि हम अलग हो जाएं। तो बहरहाल फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है जी, जब ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। फिर जाके उन्होंने अलग जो तहरीक थी कायद-ए-आज़म ने फिर उसको सपोर्ट करना शुरू किया। ये वक्त वक्त के साथ हुआ, ऐसे फौरन नहीं हो गया था, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर ही प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स एज अ मुस्लिम लीडर। अब फिर ये मुसलमानों के लीडर उभर के सामने आए और इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, जो पॉइंट्स आपके सामने मौजूद हैं। इन पॉइंट्स को बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका पस मंज़र शायद आपको पता ना हो कि जवाहरलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के बदले में उन्होंने एक 14 नुकात पेश किए थे, जो कायद-ए-आज़म के मशहूर 14 नुकात 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म के नाम से मशहूर हैं। 1928 में नेहरू ने ये किया था और कायद-ए-आज़म ने उसका जवाब 1929 में दिया अपने 14 पॉइंट्स के ज़रिए। इन मार्च 1929 the annual session of All India Muslim League, Quaid-e-Azam declared his famous 14 points. Quaid-e-Azam ने क्या किया? डिक्लेयर कर दिए his famous 14 points. बहुत ज़्यादा सराहा गया था कायद-ए-आज़म को जब इन्होंने ये पॉइंट्स दिए थे। नंबर 1, फेडरल सिस्टम। The form of the future constitution should be federal, with the residuary powers vested within the provinces. तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है ऐसा होना चाहिए कि फेडरल सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो इख्तियारात हैं वो होने चाहिए सूबों के पास। ये पहली बात होनी थी। फेडरल निज़ाम बनाया जाए और उसको मुख्तार सूबे भी बनाया जाए साथ साथ, ठीक है ना। अच्छा, फेडरल निज़ाम और खुद मुख्तार सूबे, ये पहला पॉइंट है। क्योंकि जब खुद मुख्तार सूबे बनाए जाएंगे अगर, तो उससे पता है क्या होगा, जहाँ जहाँ मुसलमान आबादी है वहाँ पर मुसलमान खुद मुख्तार सूबे बनकर उभर जाएंगे और वहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर हो जाएगा और इस तरह आप एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। सेपरेशन ऑफ सिंध, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब क्या था, पूरा का पूरा सिंध जो था उसका कंट्रोल था मुंबई में। मैं आपको ये पहले बात बता चुका हूँ कि जब कोई बंदा खरीदता था ना, मतलब कोई भी जगह प्लॉट ज़मीन, यानी कि कराची में अगर खरीद रहा है, भाई आप करीमाबाद के रहायशी हैं आप लोग, ठीक है ना, करीमाबाद लालू खेत वगैरह, अगर यहाँ पर अगर कोई ज़मीन खरीदता था, आपने प्लॉट खरीदा था, उसको अपने नाम करवाने के लिए, अब लालू खेत में रजिस्ट्री ऑफिस है, वहीं लालू खेत का आप खरीदेंगे, लालू खेत से ही वो रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन उस ज़माने में ये होता था कि आपको वो नाम करवाने के लिए इंडिया जाना पड़ता था, यानी कि अब का इंडिया, उस वक्त तो पूरा इंडिया ही था ना। लालू खेत की ज़मीन खरीद के आपको कहाँ जाना पड़ता था, वो बम्बई, बम्बई में जाकर आपके नाम होता था। तो हर काम के लिए आपको बम्बई भागना पड़ता था, बम्बई के चक्कर लगाओ, बम्बई हुआ हिंदू। तो इस तरह से हिंदू और तंग करते थे बहुत ज़्यादा मुसलमानों को। इसलिए कायद-ए-आज़म ने इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखकर ये फैसला किया कि नहीं भाई, ऐसे गुजारा नहीं चलेगा, हमें सिंध को अलग करो बम्बई से। शेयर्स ऑफ मुस्लिम्स इन सर्विसेज, Muslims should be given adequate share along with other Indians in the services of the state. भाई उन्होंने कहा, बहुत उन्होंने मुनासिब बात की थी, कोई उसमें गलत बात नहीं थी, कि जितने मुसलमान हैं उसी हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से इनको देना चाहिए, और जितने मुसलमान हैं उसी की परसेंटेज के हिसाब से इनको नौकरियां दे दो। भाई अगर मतलब 100 मिलियन मुसलमान है और 300 मिलियन हिंदू हैं, तो आप ऐसा करें, अगर 4 नौकरियां तो एक ही मुसलमान को दे दें, 3 हिंदुओं को दे दें, चलें जी, आ जाए इंसाफ करते हैं। लेकिन उनका इरादा ये था कि भाई अगर हम 100 हिंदुओं को देंगे तो एक एक जो है ना, हम एक को देंगे सिर्फ मुसलमान को, वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। बहरहाल अब पता नहीं कराची वालों के नसीब में क्या था, कराची वालों के नसीब में तो आज भी जॉब्स नहीं होती हैं, आज भी सिंधी जो है इंटीरियर सिंध वाले वो सारी जॉब ले जाते हैं, जो बहुत गलत है। कोटा ही नहीं होता आपको, इतना भी अच्छा पढ़ लो।
ये वजह है कि उर्दू स्पीकिंग ज़्यादातर प्राइवेट जॉब्स में होते हैं, कराची वाले ज़्यादातर प्राइवेट जॉब्स में होते हैं। तो शेयर ऑफ मुस्लिम सर्विसेज, ताकि बहुत ही दूर अंदेश बात की थी उन्होंने ये भी कि भाई देखें ना, जब हम मुसलमान भी बैठे होंगे स्टेट की सर्विसेज के अंदर, तो वो कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। उनको पता होगा कि यार हम मुसलमान हैं और हमें मुसलमानों का ख्याल हर हाल में रखना होगा। अगर मुसलमानों का ख्याल नहीं रखते हैं तो ये पलट कर जुल्म हमारे साथ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद आगे प्रोटेक्शन फॉर मुस्लिम्स कल्चर एंड लैंग्वेज। The Constitution should embody adequate safeguard for the protection of the Muslim culture, language, religion and civilization। बड़ी देखे ना, कुछ लोग आज बोलते हैं कि यार मतलब हम कल्चर वल्चर कुछ नहीं होता और हमें दूसरों के कल्चर में जम हो जाना चाहिए और ये और नहीं भाई। कल्चर की अहमियत कायदे की इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने कितना जोर दिया कि नहीं यार कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वी शुड सेव अवर कल्चर। हमें अपने कल्चर को महफूज करना चाहिए, हर हाल में हमारा कल्चर महफूज होना चाहिए। कोई हमारे कल्चर को ऐसा ना करे, तबाह व बर्बाद ना कर सके। ठीक है जी, ये बात बताएगी इसके अंदर। लैंग्वेज हमारी उर्दू, उर्दू की अहमियत पर कायद-ए-आज़म ने खुद भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया और कायद-ए-आज़म देख कर तकरीर करते थे। आप उनकी वीडियोस देखिएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बगैर देखे तकरीर करना कोई अच्छी बात होती है, ऐसा नहीं। बहुत सारे ग्रेट लीडर्स गुजरे हैं जिन्होंने हमेशा देख कर ही तकरीर की। अगर नवाज शरीफ देख कर करता है और इमरान खान बगैर देखे करता है, तो सिर्फ देख कर और ना देख कर करने से आप अगर जज करना शुरू कर दे तो ये नाइंसाफ़ी होगी, ऐसा नहीं। 1/3 मुस्लिम मिनिस्ट्रीज, भाई मुस्लिम्स 1/3 हैं, अब उनको 1/3 मिनिस्ट्रीज दे दो। फ्रॉम नो कैबिनेट either central or provincial without being a proportion of at least 1/3 मुस्लिम मिनिस्ट्रीज। मुस्लिम्स के पास कितनी मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए? 1/3 मिनिस्ट्रीज मुस्लिम के पास ज़रूर होनी चाहिए। ये भी बड़ी अच्छी बात थी। 1/3 मिनिस्ट्रीज अगर हमारे पास होती तो हम खुश रहते मिल के, आ जाओ जी मैदान में। लेकिन मसला ये था कि उनको सुकून नहीं था। लेकिन अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में 6 अपने पॉइंट्स लिखने होते हैं, कायदे-ए-आज़म के 14 में से 6 लिखने होते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर 14 में से 6 पॉइंट मौजूद हैं। आपने भी सिर्फ यही 6 पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, no change shall be made in the constitution of a state except with the concurrence of state constituting the Indian Federation। यानी कि आइन के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकेगी जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने एतमाद में ना ले लिया जाए। इन अदर वर्ड्स, मुसलमानों को भी जब तक एतमाद में नहीं लिया जाएगा, कानून में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ठीक है जी, पहले सबको आप क्या करें, सबको जो है वो एतमाद में ले लें और सबको एतमाद में लेने के बाद आप क्या करें, कोई भी फैसला कर लें, कोई भी डिसीजन ले लें। सही है जी। आगे चलते हैं। इलाहाबाद एड्रेस ऑन December 30, 1930। इलाहाबाद जो था, इलाहाबाद खुतबा इलाहाबाद है बेसिकली 1930 का। अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद, इलाहाबाद था उसका नाम। और इलाहाबाद जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलाही से इलाहाबाद, और अल्लाह और इलाही बात मतलब एक ही है ना, समझ रहे हैं ना आप? अल्लाह। December 30, 1930, 1938 में तो खैर अल्लामा इकबाल जो था उनकी डेथ हो गई थी और वो बना हुआ कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं देख पाए।
लेकिन ये है कि उनकी औलादें आज भी मौजूद हैं, जस्टिस भी रहे हैं इनके एक बेटे, और अभी भी सियासत में हिस्सेदार है मेरे ख्याल से। शायद पीटीआई में इनका बेटा भी है, अल्लामा इकबाल होता सॉरी। On December 30, 1930, the annual meeting of All India Muslim League was held at Allahabad. Allama Iqbal presided over the meeting. On this occasion, he delivered his famous historical address, which proved to be a milestone in proceeding to make a demand for independent Muslim state. तो बहुत सारी बुनियादें थी एक नए मतलब मुल्क की। उनमें से एक बुनियाद जो थी वो ये था, यानी कि ये था क्या, एक खुतबा इलाहाबाद था कि जिसने हमारे एक नए रूह फूंक दी हमारे जोश और वलवले के अंदर, और पाकिस्तान के लोगों ने एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड की। We demanded a separate homeland. मेन पॉइंट्स क्या था, ये भी शॉर्ट के हिसाब से लिखा हुआ है इसमें बेटा। नोट्स जिसने खरीद लिए यस लिख दें, जिसने नहीं खरीदे नो लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए। चैट में आप लिखें, और जिसने नहीं लिखे हैं नहीं खरीदे प्लीज़ आप जाइए सेंटर और जाके ज़रूर खरीदिए, ताकि आप लोग याद कर सकें। बेटा आपका टाइम नहीं है, बहुत जल्द हमारी आमन की मुलाकात होने वाली है। 15 सितंबर से सेंटर्स खुलने वाले। वैसे किसी को पता है कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन है, कितने केसेस हैं इस वक्त? पाकिस्तान के अंदर अपडेटेड कितने केसेस हैं, उसी से अंदाजा होगा। अगर बढ़ रहे होंगे तो मुश्किल है, मैंने फिर न्यूज़ ही नहीं देख रहा है घर से। 10,000 एक्टिव केसेस हैं पाकिस्तान में। खैर हो गई। यूएसए में 25 लाख हैं, 7 लाख 7 लाख। आई थिंक बहुत हमने अच्छे से कंट्रोल किया जो बात है। आज भी 591 न्यू केसेस आए। देखें क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा। बस अल्लाह करे कि कम हो जाए, क्योंकि सेंटर्स तो मुहर्रम वगैरह के बाद ही खुलेंगे। केसेस जिस तरह डिक्रीज हो रहे हैं ऐसे होते रहे तो बस सुकून हो जाएगा आने वाले वक्त में। अच्छा, the main points of the address. These are the few main points of presidential address of Allama Iqbal at Allahabad in 1930। खुतबा इलाहाबाद। अब इलाहाबाद भी हमें नहीं मिला, ये भी खा गए इंडियन। बहुत नाइंसाफ़ी हुई है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। इस्लाम इज़ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो गज़लें कही हैं, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। इनकी अपनी आवाज़ भी मौजूद है, रिकॉर्डेड मौजूद है इनकी आवाज़, अगर आप चाहें तो सुनिएगा ज़रूर कि Islam is complete code of life which gives guidance for every aspect of life. If the Muslims act according to the principle of Islam, they will soon gain their lost state. उन्होंने कहा कि एक इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात जो हमें गाइडेंस देता है हर ज़िंदगी के तमाम किस्म के मराहिल के अंदर, हमें ये गाइडेंस देता है, समझाता है, ठीक है ना। और अगर मुसलमान इस्लामी तालीम के ऊपर मुसलसल अगर तवज्जो देना शुरू करते हैं और इस पर अमल दरामद करना शुरू करते हैं, तो हम बहुत जल्द अपनी खोई हुई इज़्ज़त और खोई हुई रियासत को दोबारा पा लेंगे। ठीक है जी, ये इसके अंदर बताया गया। इंडिया इज कंट्री ऑफ वेरियस नेशंस। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा
कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। ये बात कह देना कि इंडिया हिंदुओं का, ये बहुत ही गलत है। इंडिया में अकेले हिंदू नहीं, बल्कि इंडिया के अंदर एक बड़ी तादाद मुसलमानों की, जैसे कि बताया 100 मिलियन मुस्लिम्स। अब भाई दुनिया में जब एक एक करोड़ के मुल्क थे, तो जब 10 करोड़ के मुसलमान थे, तो क्या 10 करोड़ मुसलमानों को एक भी मुल्क नहीं मिलेगा? बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में हमेशा अच्छा ही फैसला करे, और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। ये हमारी दुआ है परवरदिगार से। वेल, India is not a country of a single nation, but it is a country of different nations, which are followers of different religions. भाई ये रिलीजन आएगा, लफ्ज हो रहा था रिलीजन। इंडिया एक कौम का नहीं बल्कि मुख्तलिफ कौमों का मुल्क है, ये समझ आ गया। इसका मकसद ये था कि हिंदू जो समझ रहे थे कि ये हमारा हमारा, तो उनको इस बात से बावर कराया जा सके कि बेटा सिर्फ आपका नहीं है, हम भी हैं, हम भी दुनिया में हैं, हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारी भी कोई वर्थ है, हमारा भी इसमें हिस्सा मौजूद है। Separate state for Muslims. Allama Muhammad Iqbal said, I would like to see the Punjab, NWFP, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without British Empire. उन्होंने कहा था कि पंजाब, मतलब NWFP, सिंध वगैरह, इनको मिलाकर एक स्टेट बन जानी चाहिए, और जो चाहे बरतानिया के राज के अंदर चले या बगैर बरतानिया के राज के अंदर चले, ठीक है ना। तो ये उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने ये जो इस वक्त पाकिस्तान है, इसकी उन्होंने वो कब कह रहे हैं, 1930 में, यानी कि तकरीबन आज से 90 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी कि इन खित्तों को मिलाकर एक मुल्क पाकिस्तान बनाया जा सकता है। तो कितनी बड़ी बात थी, कितना वो दूर अंदेश थे माशाल्लाह से अल्लामा इकबाल साहब। आप ये देखिए कि आज वो मुल्क मौजूद है, और उस मुल्क को बने हुए 70 साल भी हो चुके हैं, और इनके ये खुतबे के देने के तकरीबन 17 साल बाद वैसे भी वो मुल्क बन गया था। India is the largest country of the Muslims. India is the largest country of the Muslims in the world. So if we want that Islam will live as cultural strength, then we shall concentrate at a particular region, and the formation of a Muslim state is better for both Muslims and India. उन्होंने एक बात ये भी कही कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में मौजूद है। हकीकत यही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस्लाम फैला हुआ इंडिया में फैला। अजीब बात भी, और लेकिन हकीकत तो है। आपको पता है आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान, पाकिस्तान कटने के बाद भी इंडिया में ही दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं। अब मसला ये कि वो है इतना बड़ा, 1 अरब तो 60 करोड़ का मुल्क हो रहा है, उसमें कोई 40-50 करोड़ अगर मुसलमान भी है, तो लेकिन 1 अरब तो हिंदू है ना वहाँ पे, तो इसलिए वो हिंदू मेजोरिटी मुल्क रहता है। आ रही बात समझ में? तो उन्होंने कहा था कि भाई ये हिंदू मेजॉरिटी मुल्क तो है, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क तो है दुनिया में, इस तरह भी तो देखें, इनको भी तो ज़रा तवज्जो दें, इनको भी तो ज़रा मौका दें अपनी चीज़ों को समझने का, करने का। अच्छा, conclusive sentences. It is on his Allahabad address that Allama Iqbal is known as dreamer of Pakistan. His address proved to be a milestone in the history of subcontinent and the creation of Pakistan. तस्वुर पाकिस्तान जो उन्होंने पेश किया, उन्होंने यही इसी खुतबे में पेश किया था इलाहाबाद में, और यही वजह है कि उनको मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है, मोहसिन पाकिस्तान भी कहा जाता है, कि उन्होंने देखा और आज वो मुल्क बन गया। तो बस आज यहीं तक रखते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत भी करे, और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की अहमियत समझने का तौफीक दे अल्लाह ताला, ताकि हम जिस करप्शन में हमारे मुल्क चल रहे हैं, जिस मुसीबतों में हम गिरफ्तार हैं, इससे हमें आज़ादी मिल सके। अगली क्लास से कोशिश कीजिएगा कि आप सब नोट्स खरीद लें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।